छोटी सी बात से शुरू हुई लड़ाई कब गांव के दो पक्षों में आपस के बीच में दुश्मनी पैदा कर देती है, ये पता ही नहीं चलता है। एक पक्ष के कई लोगों का कत्ल हो जाता है तो दूसरे पक्ष के लोग या तो जेल में होते हैं या फिर वो फरार चल रहे होते हैं। उनकी घर की महिलाएं घर पर होती हैं, तभी एक पक्ष के लोगों की अंदर हैवानियत जाग उठी है और वो उनके घर पर जाते हैं और उनके घर की जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को वो निर्वस्त्र कर देते हैं। निर्वस्त्र करने की कहानी जब गांव में घुसती है, आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद फिर से कत्ल की शुरुआत हो जाती है। अभी तक तो 3 ही कत्ल हुए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक 10 कत्ल हो जाते हैं और इन कत्लों से कई परिवार पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। पहले ये लड़ाई लड़ी गई थी गैर कानूनी रूप से और बाद में फिर ये लड़ाई आज भी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जब जब इस गांव का जिक्र आता है तो ये इस गांव के लोग यहाँ सहम जाते हैं, ये सोच करके कि छोटी सी लड़ाई आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है फरीदाबाद और फरीदाबाद का ही एक गांव लगता है बुढ़ेना। दरअसल ये बुढ़ेना की सच्ची घटना है। बात कर रही हूँ साल 1995 की। हरिजन बस्ती में एक बारात आने वाली थी और पुरानी जो बारात आई थी उन बारातों को लेकर के पुराना एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था। तो गांव का वो व्यक्ति जो दलित समाज से होता है वो जाता है एक जिम्मेदार आदमी के पास जिसका नाम रिसाला सिंह होता है। जाकर के हाथ पर जोड़ता है और कहता है कि साहब, मेरी बेटी की बारात आने वाली है, बस मैं कोई किसी तरीके का विवाद नहीं चाहता, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे ही उसने रिसाला सिंह के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करी, रिसाला सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, इसीलिए तुम्हें डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। और गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखे। वो तारीख जो होती है उस तारीख पर बारात आती है और जब बारात आती है तो बारात चढ़ने की जब तैयारी चल रही थी, किसी ने आकर के रिसाला सिंह की खबर दी कि उसकी बारात आ चुकी है, आप इसमें मदद कर दीजिए। रिसाला सिंह ने अपने 2 पोते, एक का नाम राजू होता है और दूसरे का नाम नरेश होता है, उनसे कहा जाता है कि तुम बारात के तब तक साथ रहना जब तक कि बारात की पूरी तरीके से चढ़त नहीं हो जाती, इसीलिए सब कुछ सकुशल वापस करके लौट करके आना, सब कुछ ठीक ठाक करा करके आना। बारात चढ़नी शुरू हो जाती है। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जब चढ़ रही थी, बारात चढ़ते चढ़ते जो बाराती आए थे वो नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी के गीत गा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि एक घर ब्रह्मजीत सिंह का जो घर होता है वो किसी ने वहाँ से उन बारातियों के ऊपर पानी फेर दिया। जैसे ही उसने पानी फेंका तो उसमें शोर मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है कि पानी फेंका गया है। इसी बात को देखते हुए राजू और नरेश खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस बारात के साथ हम लोग हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद होगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। उस वक्त तो हाथ पैर जोड़ करके किसी तरीके से इस विवाद को वहीं पर ख़त्म कर लिया गया, शांत कर लिया गया, क्योंकि बेटी की बारात आई हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का कोई झगड़ा हो। वो बारात आती है और आने के बाद अपनी चली जाती है। लेकिन 2 परिवार, एक परिवार का जो पक्ष होता है वो रसाला सिंह और दूसरा पक्ष जो होता है वो ब्रह्मजीत का होता है। इन दोनों के बीच में कसाकसी हो जाती है, मूंछों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मूंछों की लड़ाई जब शुरू होती है तो पहला उन्हें जो मौका मिलता है ब्रह्मजीत को, और रसाला सिंह का जो बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, हरपाल सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। हाथ भी उसका तोड़ दिया जाता है और पैर भी तोड़ दिया जाता है। हाथ पैर तोड़ करके उसको घर पर बिठा दिया जाता है। इस घर में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा उबाल हो जाता है। अब ये किसी तरीके की कोई बात ना बने, कोई बात आगे कुछ खराब ना हो, इस तरीके से कुछ घबराहट से मची रहती थी
ब्रह्मजीत के परिवार में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हरपाल सिंह के जो हाथ पैर तोड़े गए हैं इसका वो बदला ले। इसीलिए सतर्क रहना है। और धीरे धीरे कर करके कब 1 साल बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मजीत का परिवार एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा था। खेड़ी के फूल के पास रिसाला सिंह के परिवार का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सतवीर होता है। सतवीर मिल जाता है और सतवीर को उस दिन मारा जाता है, पीटा जाता है। जब ज़्यादा ही मारा पीटा जाता है तो उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। पता चलता है कि सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। अब इस मूंछों की लड़ाई से कहानी शुरू होती है। पहले हाथ पैर तोड़े जाते हैं एक व्यक्ति के, उसका नाम हरपाल होता है। और दूसरा ये जो कहानी आगे बढ़ती है तो पहला कत्ल हो जाता है सतवीर का, जो रिसाला सिंह के परिवार का होता है। अब इस घटना में जो ये राजू और समयपाल जिसका नाम होता है, ये यहाँ पर गवाह बना दिए जाते हैं कि इस घटनाक्रम को हमने देखा है। इस तरीके से हम इसको जानते हैं कि किस तरीके से इनको थाने में तहरीर दी जाती है। इसको पुख्ता करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। रिसाला सिंह के परिवार के एक इनका पोता होता है राजू और दूसरा इनका समयपाल होता है। ये गवाह हो जाते हैं और यहाँ मुकदमा दर्ज हो जाता है। दूसरे पार्टी के ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और एक प्रमोद होते हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। पुलिस पीछे पड़ जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। और इधर से आप जानते हैं पुलिस कैसे काम करती है। पहले हत्या में धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है और ब्रह्मजीत के परिवार वालों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है। नरेश की चाकू भोंक कर हत्या कर दी जाती है और जब हत्या होती है तो इस परिवार में और भी तनातनी की स्थिति पैदा हो जाती है और नरेश हत्याकांड में गवाह बन जाता है राजू। राजू वही होता है जब राजू और नरेश जो बारात के रखवाली के लिए इनको भेजा गया था। ये नरेश तो मर चुका है, लेकिन राजू जब गवाह बन जाता है तो ब्रह्मजीत के परिवार वाले उस राजू के पीछे लग जाते हैं और इसी साल इनकी यानी कि 1998 में उनको ये मौका मिल जाता है और ओल्ड फरीदाबाद के पास राजी चौक के निकट गोली मार करके उसकी राजू को भी हत्या कर दी जाती है। यानी कि एक पक्ष से अभी तक पहली शुरुआत होती है। हरपाल के हाथ और पैर तोड़ दिए जाते हैं, साथ ही उनके जो परिवार के बाकी लोग होते हैं जिसमें सतवीर, नरेश और राजू, इन 3 की हत्या कर दी जाती है। इधर से जो FIR दर्ज होती है वो मुकेश, ब्रह्मजीत, प्रमोद, वीर सिंह, जयप्रकाश, सतीश और दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। और जब FIR दर्ज होती है तो पता चलता है कि जो वीर सिंह होते हैं वो ब्रह्मजीत का भाई है और हरियाणा पुलिस में वो हवलदार होता है। गांव में अब तनातनी की स्थिति रहने लगती है। लोग डरने लगते हैं कि एक पक्ष के पास जाकर के बैठें या फिर दूसरे पक्ष के पास जाकर के बैठें। इस बीच में जो शादी विवाह होते थे तो लोग डरते थे, घबराते थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक पक्ष को बुलाए तो दूसरा नाराज़ हो जाए और दूसरे को बुलाए तो पहला नाराज़ हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी यह आग फैल जाए। धीरे धीरे कर करके ऐसे वक्त आगे बढ़ रहा था और इसी वक्त के बीच में या तो ब्रह्मजीत के परिवार के कुछ लोग फरार चल रहे थे या फिर वो सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार के कुछ लोगों को। उन्होंने जाकर के ब्रह्मजीत के परिवार के कुछ महिलाएं जो घर पर होती हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनके परिवार के महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया था, उनका चीरहरण कर दिया गया था। और इस बात से ब्रह्मजीत का परिवार बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार वालों को और ब्रह्मजीत का जो भाई होता है जिसका नाम चेतन होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एक तरफ जो ब्रह्मजीत का जो परिवार होता है वो भी सड़कों के पीछे पहुंच जाता है और जीतन की हत्या होने के बाद जो पहला पक्ष होता है हरपाल सिंह का, उसके भी परिवार के लोग जेल में पहुंच जाते हैं। अब दोनों ही, पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी, यानी कि रिसाल सिंह के परिवार वाले के लोग सलाखों के पीछे होते हैं
और ब्रह्मजीत के परिवार वाले भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आपस में मिलना जुलना ये सब होता रहता था। जब आपस में एक दूसरे को देखते थे, बातचीत करते थे, तभी इन्होंने एक प्लान बनाया। ऐसा प्लान कि जो भी हमारे बीच में हुआ है उससे बारात चढ़ने से लेकर के अब तक इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा आसमान की तरफ बढ़ रही है और इस लड़ाई को चाहे तो खत्म कर सकते हैं और ना खत्म करी जाए तो वो कितनी भी लंबी जा सकती है। जेल में बैठे बैठे ये प्लानिंग करते हैं कि हम इस लड़ाई को यही खत्म कर देंगे, और जब खत्म कर देते हैं उसके बाद में आपस में कुछ सहमति बन जाती है। धीरे धीरे कर करके इनके लोगों को जमानत मिलनी शुरू हो जाती है, पहले पक्ष के लोगों को भी और दूसरे पक्ष के लोगों को भी। दूसरा पक्ष यानी कि ब्रह्मजीत के जो परिवार के लोग होते हैं, ये लोग एक दिल में कसक अपने पाले बैठे होते हैं, क्योंकि इन्हें बाद में पता चलता है कि जब ये सलाखों के पीछे होते हैं तो उनके परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र करा गया था, और निर्वस्त्र होने की वजह से उनको ये आग लगी हुई थी कि जब भी मौका मिलेगा तब इस बात का बदला ज़रूर लिया जाएगा। और 20 सितंबर 1997 को आखिरकार उन्होंने एक प्लान करा, और प्लान करने के बाद एक पक्ष के हरपाल जो कि रिसाला के बेटे होते हैं, साथ ही सम्रपाल, जिनेश जो कि हरपाल का बेटा होता है, और राजू, कुल मिलाकर के ये 4 लोग होते हैं। इन 4 लोगों को धोखे से फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद इनकी सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है। इस चौहरे हत्याकांड ने पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला कर रख दिया था। हिलाने वाली बात ये भी थी क्योंकि इन्हें एक साथ एक ही जगह पर टायरों से जला करके इनको राख कर दिया गया था, खाक कर दिया गया था, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ से रिसाल सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इस केस के गवाह बनते हैं, और ये ब्रह्मजीत सिंह समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। ये 20 दिसंबर 1999 का ये उस इलाके का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का बड़ा चर्चित मामला रहा था कि किस तरीके से 4 लोगों की इस तरीके से निर्मम हत्या करी जाती है। और इस हत्याकांड की जांच आती है एसएसपी रणवीर शर्मा करते हैं, और साथ ही डीएसपी इंद्र सिंह करते हैं। इनके देखरेख में ये जांच पड़ताल होती है, और जांच पड़ताल में वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहते थे कि इसमें किसी भी अपराधी को कोई भी अपराधी यहाँ पर बच सके। अब इस चौरे हत्याकांड का जो मुख्य गवाह होता है वो होता है रिसाल सिंह, और रिसाल सिंह एक बार 14 अप्रैल 2000 को इस सुबह की बात है, खेड़ी के पास शायद अपने फ्लैट की तरफ वो गए हुए थे, और उनकी किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी। यानी कि चौरे हत्याकांड का एकमात्र जो चश्मदीद गवाह होता है वो भी इस घटनाक्रम में मारा जाता है। ये अब तक अगर हम बात करें 4 लोगों की एक साथ मार दिया गया था, एक व्यक्ति पहले, अभी तक दोनों तरफ से देखा जाए तो 9 लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। एक तरफ से एक होता है और दूसरी तरफ से 8 लोग होते हैं। 4 एक बार में मार दिए जाते हैं और बाकी के एक एक करके 4 वैसे मार दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के जब 9 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं तो जो रिसाल सिंह की जो हत्या होती है तो इस हत्याकांड में गवाह बनता है सतीश उर्फ कल्लू, और साथ ही चचेरा भाई वो भी, इनको गवाह बना दिया जाता है। निचली अदालत में मामला पहुंचता है। निचली अदालत में मामला पहुंचने के बाद 21 अगस्त 2004 को निचली अदालत 5 लोगों को, क्योंकि ये 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, इसमें 5 लोगों की फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, साथ ही 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये उच्च अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में अपील करी जाती है। हाई कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को निचली अदालत को फिर से सुनना चाहिए, और हम इन्हें लगभग 6 महीने का समय फिर से देते हैं। 6 महीने तक वो अपने इस मामले की जांच पड़ताल करें, कुछ भी कराएं, लेकिन इसकी फिर से उन्हें सुनवाई करनी चाहिए।
फिर से पुनः सुनवाई होती है और ये पहली जो सुनवाई होती है 21 अगस्त 2004 को धीरे धीरे कर करके जो 6 महीने का समय दिया गया था उसमें ऐसा केस आगे बढ़ता है कि 17 नवंबर 2013 आ जाती है और पता चलता है कि पुनः सुनवाई के दौरान सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी जिससे अदालत के सामने रख सके। ये चौरे हत्याकांड में इस तरीके से मामला, ये इस तरीके की कार्रवाई हुई है या फिर इस तरीके की हत्या हुई है। जब ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। इधर ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और पुलिस जो लगातार ये हवालजाल जो होता है, जो बताया जाता है कि वो मिल ही नहीं रहा था, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने लगती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि 4 लोगों की एक साथ जो हत्या हुई थी और बाद में उनके समूहों को जला दिया गया था। इस पूरे कहानी का जो मुख्य आरोपी था वो ब्रह्मजीत होता है। ब्रह्मजीत बताया जाता है कि फरीदाबाद के सेक्टर 11 में ये मिलन वाटी जो होती है वहाँ पर एक जगह होती है, एक लाल रंग की ब्लेजर कार आती है। उस ब्लेजर कार में ये 27 फरवरी 2018 को उस कार में ये बैठता है और बैठने के बाद ये वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे वो गायब होता है उसके परिवार वालों ने हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वह मिलता नहीं है। कि कहीं से मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिलती है 24 मार्च 2018 को कि ब्रह्मजीत का जो लाश है ब्रह्मजीत की वो हरियाणा के पलवल के एक फार्म हाउस है वहाँ पर मिलती है। लगभग 10 फुट गहरे खड्डे के अंदर दबा हुआ था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर जाती है और उस गड्ढे को खुदवाती है और ब्रह्मजीत जिसके हथर्मी की वजह से अब तक एक तरफ के लगभग 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। खुद उसके सगे भाई की जीतन की भी हत्या हो चुकी है। अब उसकी खुद की यानी ब्रह्मजीत की भी हत्या हो चुकी है। और जो पुलिस के मुखबिर से जो सूचना मिली थी, पुलिस ने जब मौके पर जाकर के उस गड्ढे को खुदवाया तो 10 फुट गड्ढे के अंदर रंजीत की आखिरकार लाश मिल ही जाती है। लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यहाँ से बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में आरोपी बताए जाते हैं राजीव, और उसके साथ काम करने वाली एक महिला होती है स्वाति सेठी। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास की लेनदारी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का एक काम करते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करने के दौरान ही 10 करोड़ रुपए ना देने पड़े और दूसरे पक्ष पर शायद आरोप लग जाए, इसीलिए ब्रह्मजीत की वो हत्या कर देते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है और पुलिस की जांच में आता है कि ब्रह्मजीत ने राजीव भाटी पर, जिस पर हत्या का आरोप लगा हुआ था, उसे किसी वजह से 4 या 5 थप्पड़ मारे हुए थे और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ब्रह्मजीत की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब मामला ये अदालत में पहुंचता है तो अक्टूबर 2021 को ये पता चलता है कि पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से राजीव भाटिया और उसके जो सहयोगी होते हैं स्वाति सेठी, वो भी शायद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है पता ही नहीं चलता। लेकिन 24 साल बाद हाईकोर्ट का इस चौरे हत्याकांड में फिर से फैसला आता है हाईकोर्ट की तरफ से। पहले तो इस मामले में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचता है तो उसमें 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 2 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। आखिरकार आज भी इस मामले के जो परवेरी कर रहे हैं वो निसारा सिंह के जो पोते होते हैं, उनका नाम सतीश उर्फ कल्लू होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाते हैं ये कहने के लिए कि जो इन्हें सज़ा मिली है, यानी कि 10 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों की आजीवन कारावास, वो कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने चौरे हत्याकांड को परिणाम दिया था, इस परिवार के और 4 लोगों की हत्या की है, इस हिसाब से इन्हें सज़ा कम मिली है। इन्हें ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए इससे।
इसलिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला रहे हैं। शुरुआत में लड़ाई होती है गैर कानूनी रूप से और एक दूसरे के मूंछों की वजह से एक के बाद एक कत्ल होते चले जाते हैं। दोनों पक्ष के 9 कत्ल हो जाते हैं और ब्रह्मजीत का भी यहाँ पर कत्ल हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 के 10 लोग मारे जाते हैं और साथ ही कई जिंदगियां, कई परिवार कई तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और एक कहानी शुरू होती है ये बारात चढ़ने की और न चढ़ने की वजह से और पानी फेंकने के ऊपर ये शुरू होती है और इसके बाद धीरे धीरे करके एक कहानी आज भी ऐसे चलती चली जा रही है। जब जब इस बुढ़ना गांव का नाम आता है तो लोगों के अंदर से सिरन से पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि छोटी सी लड़ाई को आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे दिया जा सकता है। काश उस दिन जैसे कि उस दलित बस्ती की जो बारात आई हुई थी उन्होंने ये बर्दाश्त किया था कि उन्होंने पानी डाल दिया, ठीक उसी तरह से रसरा सिंह का परिवार या रंजीत सिंह का परिवार बर्दाश्त कर लेता तो इतने लोग कभी ना मारे जाते। ना केवल लोग मारे जाते हैं बल्कि जो बच्चे थे उनकी पढ़ाइयाँ भी बर्बाद हो चुकी थी, उनके पढ़ाई भी वहाँ पर रुक चुकी थी और बहुत कुछ उन्हें सहन करना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें महरूम रहना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।